Hello friends, I am Ubaidullah Kansari and welcome to my channel. Hi, it's me. Today we are going to discuss about thermophysical properties and Newton's law. So the contents of today's video would be thermal conductivity, factors affecting thermal conductivity, heat capacity, thermal diffusivity, Newton's law of cooling and convective heat transfer coefficient. So the first thermophysical property is thermal conductivity. So as the name indicates, thermal conductivity is the ability of material to conduct heat. सो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने थ्रू हीट को कंडक्ट करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल. सो दिस इज द फिजिकल डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. और अगर मैं मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे फोरियर्स लॉ यूज करना पड़ेगा. सो बाय फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन Q is equal to minus Ka dt by dx. So in our last video we have seen Fourier's law of heat conduction. If you have not watched it, the link is in the description. Okay, so here Q is equal to minus Ka dt by dx. Now if I want to rearrange this equation in terms of K, considering only the magnitude, then the equation will come Q is equal to Q by A into dx by dt. Now with the help of this equation I can define the थर्मल कंडक्टिविटी. इस इक्वेशन को यूज करके हमको मैथमेटिकली थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है. सो व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट एरिया ऑफ यूनिट थिकनेस पर यूनिट टाइम व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फेसेस कॉजिंग द हीट फ्लो इज यूनिटी. ओके, इसका क्या मतलब है? एक बॉडी जिसके यूनिट थिकनेस है और यूनिट एरिया है और उसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो यूनिटी है, तो उसमें से पर यूनिट टाइम कितनी हीट फ्लो होगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इज नथिंग बट थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, सो द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वुड बी watt per meter Kelvin और watt per meter degree Celsius. And one thing here is to be noted that 1 watt per meter degree Celsius is equal to 1 watt per meter Kelvin. क्योंकि इस इक्वेशन में डेल्टा टी है, टेम्परेचर डिफरेंस dt है, तो टेम्परेचर डिफरेंस हम चाहे केल्विन में लें या फिर डिग्री सेल्सियस में लें, वो डिफरेंस की वैल्यू उतनी ही रहने वाली है. तो उसके वजह से के की वैल्यू में मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो कन्वर्जन भी इस तरीके से ही रहेगा. 1 watt per meter degree Celsius is equal to 1 watt per meter Kelvin because 1 degree Celsius temperature difference is equal to 1 Kelvin temperature difference. Now we have to see what are the factors affecting thermal conductivity. So in the previous video we have discussed what are the factors responsible for the conduction heat transfer in the solid, liquids and gas. So हमने लास्ट लेक्चर में जब हम कंडक्शन पढ़े थे तो हमने देखे थे कि कंडक्शन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है. सो अल्टीमेटली हीट कंडक्ट होने के लिए एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल. और मेटल्स में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, सो बहुत इफेक्टिवली हीट कंडक्ट होती है थ्रू एनी मटेरियल. दैट्स व्हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द मेटल्स आर जनरली हायर एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स. सो सेकंड पॉइंट इज प्योरिटी ऑफ मटेरियल्स. सो कोई प्योर मटेरियल है जैसे कि आयरन, उसमें हमने कुछ कार्बन एटम्स ऐड किए, उसको अलॉय बना के स्टील बना दिया और फिर हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल इज हायर एज कम्पेयर टू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय. इसका रीज़न ये है कि इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो थर्मल कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते. इस वजह से जब हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं कोई प्योर मेटल में तो थर्मल कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाती है. दैट्स व्हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल इज हायर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अलॉयज. थर्ड पॉइंट हियर इज प्रेशर. सो ड्यू टू नॉन कंप्रेसिबिलिटी बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, प्रेशर डज नॉट इफेक्ट दी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड. और अगर हम गैस की अगर बात करें तो गैस में भी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स में आ जाएंगे और वो वापस इक्विलिब्रियम स्टेट आने की वजह से वो खुद ब खुद एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली वो प्रेशर को नलीफाई करने की कोशिश करेंगे. सो एज अ रिजल्ट प्रेशर डज नॉट इफेक्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी. तो जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितने आसानी से मटेरियल में एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन एटम और मॉलिक्यूल टू अनदर एटम और मॉलिक्यूल. अब एटम और मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा करीब रहेंगे और उतने ही इफेक्टिवली उस मटेरियल से हीट कंडक्ट होगा. तो हाई डेंसिटी मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ द एटम बहुत करीब करीब है. जितनी ज़्यादा मटेरियल की डेंसिटी हाई है मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम हाई है, यानी कम से कम स्पेस में, कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर है. तो ऐसा जब होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ द
सब्सटेंस वुड बी वेरी लो, और जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम रहेगा तो ईजिली हीट ट्रांसफर होगा और थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किस में रहता है? गैसेस में, और सबसे कम किस में रहता है? सॉलिड में। दैट्स वाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम सॉलिड्स को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड उनको बोलते हैं जिसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में, वेल डिफाइंड फैशन में एटम्स अरेंज रहते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड उनको बोलते हैं जिसमें कोई रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं रहते हैं एटम्स किसी मटेरियल में। अब दो रीजन है सॉलिड्स में हीट कंडक्शन। फर्स्ट वन इज लेटाइस वाइब्रेशन, सेकेंड वन इज मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी नॉन मेटल, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, तो लेटाइस वाइब्रेशन की वजह से मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी में जब कंट्रीब्यूट कर पाएगा जब उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रेगुलर रहेगा। जितना ज़्यादा रेगुलर स्ट्रक्चर उतना ही इफेक्टिवली ड्यू टू लेटाइस वाइब्रेशन थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी मटेरियल की, और उसमें हीट ईजिली कंडक्ट हो पाएगी। सो दैट्स वाई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लेटाइस वाइब्रेशन। एंड ऑल्दो crystalline structure like diamond does not have any free electron, but still उसका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा वेल डिफाइंड फैशन में है कि even in the absence of free electrons it has highest value of thermal conductivity which is around 2300 watt per meter Kelvin। अब क्योंकि डायमंड में और इसी तरह से जो अदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहते हैं ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा, सो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but due to very good crystalline structure they have very high thermal conductivity. So these types of structure has very high application in cooling of electronic circuits. The reason is they are bad conductor of electricity but good conductor of heat. So this is very exceptional case. Normally कैसा होता है, सारे मटेरियल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं करंट फ्लो होने के लिए भी और हीट फ्लो होने के लिए भी इफेक्टिवली। बट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होने के बाद भी इनमें थर्मल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। तो ये रीजन की वजह से हम इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करते हैं कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के एप्लीकेशन में। इसका एडवांटेज क्या है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होने की वजह से उसमें हीट जनरेट होती है, आई स्क्वायर आर लॉसेज जिसको हम बोलते हैं। अब इस हीट को हमको बाहर निकालना है। अब हम ऐसा कोई मटेरियल अगर यूज करेंगे जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और उसको सर्किट में हम अटैच करते हैं, तो हीट बाहर आने के साथ साथ करंट भी लीकेज उसमें से हो सकता है। तो हमको ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा जो सिर्फ हीट को बाहर निकाले, ना कि करंट को। सो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर वेरी एक्सेप्शनल मटेरियल विच हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हम क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की कूलिंग में यूज कर सकते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर इज टेम्परेचर, हाउ द थर्मल कंडक्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर। So first thing is non-metallic solid. So in non-metallic solid with increase in temperature, lattice vibration in solid increases which results in increase in thermal conductivity. Okay, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोई भी सब्सटेंस का, उसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और सॉलिड्स में क्योंकि जगह नहीं है मूव होने के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद, तो वो अपनी ही जगह में हाई इंटेंसिटी से वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे। अब जितनी ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। As a result, with increase in temperature, lattice vibration increases in non-metallic solids, and ultimately it results in increase in thermal conductivity. So non-metals thermal conductivity is directly proportional to temperature. Second is metallic solid. So metallic solids में दो रीजन की वजह से हीट कंडक्ट होती है। पहला रीजन है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा है lattice वाइब्रेशन। और जिस तरह नॉन मेटल्स में एम्पलीट्यूड ऑफ लेटाइस वाइब्रेशन बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, वैसा ही मेटल में होता है। बट इसकी वजह से क्या होता है, मेटल्स में एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से जो वॉइड स्पेसेस है वो जगह में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनका एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं जो वॉइड स्पेसेस से जो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। अब मेटल्स में अगर हम वेटेज देखें या कंट्रीब्यूशन देखें हम दोनों चीज़ों का, तो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स contributes nearly 70 to 75% in thermal conductivity of the material. On the other hand, lattice vibration only contributes about 25 to 30%. तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो 20 से 25% वाला जो पार्ट है जो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर रहा है वो तो इम्प्रूव हो रहा है, बट
जो हमारा सेकेंड पार्ट है, जो 70 to 75% कंट्रीब्यूट कर रहा है थर्मल एनर्जी कंडक्ट करने में, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है. सो एज अ रिजल्ट मेटेलिक सॉलिड्स में थर्मल कंडक्टिविटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कम हो जाती है. और इसमें मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है. मर्क्यूरी की थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है. तो रीज़न इसका ये है कि मर्क्यूरी इज हैविंग वेरी हाई डेंसिटी. आपको पता है मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6 टाइम्स दैट ऑफ वाटर रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 13,600 kg पर मीटर क्यूब. मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड -38 डिग्री सेल्सियस. मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत हाई होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा करीब रहते हैं, इतने ज़्यादा क्लोजली पैक रहते हैं कि इसमें कम टेम्परेचर में इजिली मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता. अब जैसे ही हम मर्क्यूरी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना गैप हो जाता है कि इजिली वहाँ से मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो सके. सो डेट्स वाई विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर thermal conductivity of mercury increases. So as we know, the density of liquid decreases with increase in temperature, and in the previous slide we have seen that higher the density of the material, higher will be the thermal conductivity. Therefore, with increase in temperature of the liquid, there is a decrease in thermal conductivity due to decrease in density of the liquid. Here water is an exception. The thermal conductivity of water increases with increase in temperature. Actually ये जो स्टेटमेंट है वो पार्शियली करेक्ट है. करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब क्योंकि वाटर की डेंसिटी हाई है, उसमें मटेरियल्स करीब करीब है, तो कोलिजन और डिफ्यूजन इफेक्टिव होने के लिए उनके बीच में एक सर्टेन ऑप्टिमम डिस्टेंस होना चाहिए. तो वो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा एक्सपांड होते हैं और उनके बीच में थोड़ा सा एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली कोलिजन और डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स का हो सके और जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो सके और हीट उसमें कंडक्ट हो सके. वहीं अगर हम कुछ टेम्परेचर और बढ़ा देते 85-90 डिग्री तक, उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से फिर वापस से थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. सो इन लिक्विड्स इन जनरल थर्मल कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Okay, so in general, after studying solids and liquid, we can conclude that Kt is equal to K01 plus minus beta T. So where beta is the temperature coefficient of thermal conductivity and Kt and K0 are thermal conductivities at 0 Kelvin and T Kelvin. ठीक है, तो ये here beta is positive for non-metal and insulating material and beta is negative for metallic solids and liquids. And obviously here water and mercury are having exception in both the cases. ओके, सो बीटा पॉजिटिव रहेगा कोई भी मटेरियल का, तो मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, और कोई मटेरियल का बीटा नेगेटिव है तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैसेस. सो गैसेस में क्योंकि हीट कंडक्ट होती है कोलिजन एंड डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल से, जैसे जैसे हम गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करती है और उनका डिफ्यूजन और कोलिजन रेट बढ़ जाता है, तो गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है. और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ये प्रूफ होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, एंड आई कैन राइट K1 by K2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 by T2. इट मीन्स अगर हमको एक टेम्परेचर में गैस की थर्मल कंडक्टिविटी पता है और दूसरे टेम्परेचर हमको दिया हुआ है तो कितने रेट से उसकी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस रिलेशन. K1 by K2 is equal to square root of T1 by T2. Now here you can see the thermal conductivity of various materials at room temperature in tabular form as well as in graphical form. Now observe this diagram very carefully. This is logarithmic scale, not the linear scale. So generally non-metallic crystals like diamond, graphite have highest value of thermal conductivity, and among them diamond has highest thermal conductivity. So नॉन मेटेलिक क्रिस्टल की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने का रीज़न ये है कि उनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टलाइन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेटाइस वाइब्रेशन होता है उसमें और बहुत इफेक्टिवली हीट कंडक्ट होती है. नॉन मेटेलिक क्रिस्टल के बाद नंबर आता है प्योर मेटल का. तो प्योर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और लेटाइस वाइब्रेशन साथ ही साथ होता ही है. मेटल अलॉयज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज होने की वजह से थोड़ा थर्मल कंडक्टिविटी उनकी कम होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स. देन नॉन मेटेलिक सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो जो भी हीट ट्रांसफर होती है दैट इज प्योरली ड्यू टू लेटाइस वाइब्रेशन. उसके बाद आते हैं लिक्विड्स. लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होने की वजह से उनके मटेरियल दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिवली कोलिजन और डिफ्यूजन उतना नहीं हो पाता और की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटेलिक सॉलिड. लिक्विड के बाद आता है इंसुलेटर्स, फाइबर्स, वुड, फोम्स. ये इंसुलेटर नॉर्मली ऐसे मटेरियल्स हैं जो
पोरस मटेरियल होते हैं जिनके बीच में मॉइस्चर जो अब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने की वजह से वहाँ पे उनकी भी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। एंड एट द लास्ट गैसेज आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर ऑफ हीट। सो थर्मल कंडक्टिविटी के वेरियस फैक्टर्स पढ़ने के बाद हम कुछ ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखे, फिर उसके बाद मेटल की, फिर मेटल अलॉयज की, फिर नॉन मेटल, देन लिक्विड, देन इंसुलेटिंग मटेरियल, देन गैसेस। दिस इज ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है सर्टेन मटेरियल डिसाइड करने में, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम एक पर्टिकुलर सिस्टम से हीट को बाहर निकालना चाहते हैं या हीट को वहाँ पे रोक के रखना चाहते हैं। अगर हम वहाँ पे सिस्टम में से हीट को रोक के रखना चाहें तो हम वहाँ पे थर्मल इंसुलेटर यूज़ करेंगे जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और अगर हम हीट को बाहर निकालना चाहें तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी हो। तो कोई भी नॉर्मली हीट ट्रांसफर का प्रॉब्लम है तो उसमें हीटिंग या कूलिंग होगी। हीटिंग या कूलिंग होने की वजह से सिस्टम की टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा। अब सिस्टम का जो भी मटेरियल है उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होगी। अब उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ पढ़ना होगा। अब इसके वजह से प्रॉब्लम जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमको स्टडी करने में, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी कंटिन्यूसली मटेरियल की चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें 50 से 100 तक जा रही है, तो मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी 50 डिग्री सेल्सियस पे अलग रहने वाली है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अलग रहने वाली है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेरियस डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टेम्परेचर, व्हाट वी विल डू, हम एक एवरेज टेम्परेचर मटेरियल का निकाल लेते हैं जिस पर पर्टिकुलर प्रोसेस में मटेरियल ऑपरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस द एवरेज टेम्परेचर वुड बी 75 डिग्री सेल्सियस। फिर हम प्रॉपर्टी टेबल से देखते हैं कि 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, और जितनी भी उसकी एवरेज वैल्यू रहती है हम उस एवरेज वैल्यू को ऐसा एज्यूम करते हैं कि वही एवरेज वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है व्हाइल द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज चेंजिंग फ्रॉम 50 to 100 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं ताकि हम सर्टेन आउटपुट्स या रिजल्ट सिस्टम के एनालाइज कर सकें। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आफ्टर थर्मल कंडक्टिविटी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। आई होप यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक अर्लियर ऑल्सो इन थर्मोडायनेमिक्स। सो as the name indicates, specific heat, so it is the amount of heat required to raise the unit mass of the substance by unity, that is by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So mathematically specific heat at constant pressure Cp is equal to Q by m into delta T. Okay, so the unit of specific heat is joule per kg Kelvin. अब सॉलिड्स और लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो उनकी एक ही स्पेसिफिक हीट होती है, दैट इज Cp, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, तो इनका वॉल्यूम वैसे भी कांस्टेंट ही रहता है। बट गैसेस के केस में दो स्पेसिफिक हीट होती है, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट हम नॉर्मली यूज करते हैं सॉलिड्स में, लिक्विड में, और गैसेज एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। एंड वी ऑल नो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.187 किलो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, which is also equal to 4.187 kilojoule per kg Kelvin. So from this equation we can say that 1 kilojoule per kg Kelvin is equal to 1 kilojoule per kg degree Celsius. अब ये दोनों यूनिट सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी फॉर्मूले में डेल्टा टी है, टेम्परेचर डिफरेंस, एंड अगेन 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 केल्विन डिफरेंस इन टेम्परेचर। नेक्स्ट थिंग इज हीट कैपेसिटी। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू स्टोर हीट। कोई भी चीज़ की हम कैपेसिटी बोलते हैं, जैसे बैटरी 5000 mAh कैपेसिटी है तो वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, वो उसकी कैपेसिटी होती है। इसी तरह मटेरियल कितनी हीट को स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय यूनिटी। सो हीट कैपेसिटी C कैन बी डिफाइंड बाय Q by delta T, that is mCp delta T upon delta T, which is mCp. Okay, and its SI unit is joule per Kelvin. और ये टर्म हम जनरली यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर में। इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक हीट वी यूज द टर्म हीट कैपेसिटी इन हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। सो वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस बाय यूनिटी। तो स्पेसिफिक हीट में यूनिट मास आता है, यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम आता है। इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर मीटर क्यूब केल्विन एंड इस फॉर्मूला इज Q by V डेल्टा T। तो हम Q की वैल्यू mCp डेल्टा T रखेंगे और तो हमको फाइनली वैल्यू मिलेगी इसकी रो Cp। सो देयर इज नॉट मच टू एक्सप्लेन इन दिस थिंग, ऑल दिस आर मैथमेटिकल टर्म्स। सो ये सब प्रॉपर्टी बताने का रीज़न ये है ताकि आप अगली थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी को इजिली समझ सकें, डेट इज
thermal diffusivity. So this property is important. Now what do you mean by diffusion? Diffusion means spreading of molecules. मॉलिक्यूल्स के स्प्रेड होने की एबिलिटी को बोलते हैं हम डिफ्यूजिविटी. अब यहाँ पे बात हो रही है थर्मल डिफ्यूजिविटी की, मतलब थर्मल एनर्जी की स्प्रेड होने की, मतलब थर्मल एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड एज हीट. मतलब हीट कितने अच्छी तरह से डिफ्यूज हो रहा है कोई मटेरियल में, वो सो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफ्यूज द हीट थ्रू दैट इज कॉल्ड एज थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल. ठीक है. अब कोई भी मटेरियल अच्छा थर्मल डिफ्यूजर कब रहेगा, मतलब उसमें वो इजिली हीट को स्प्रेड कर रहा है जब उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी. मीन्स वो हीट एक तरफ से लेगा और दूसरी तरफ आगे दे देगा. और वही एक मटेरियल बैड थर्मल डिफ्यूजर कब रहेगा, जब वो हीट एक तरफ से लेगा और अपने ही पास स्टोर करके रखेगा, वो आगे उसको स्प्रेड नहीं करेगा. मतलब अगर ऐसा कोई मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है तो उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी भी अच्छी रहेगी, और ऐसा कोई मटेरियल है जिसकी हीट कैपेसिटी अच्छी है तो उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी बुरी रहेगी. क्योंकि वो हीट कैपेसिटी अच्छी होना मतलब वो खुद के पास हीट को रखने की कोशिश करेगा, उसको आगे डिफ्यूज नहीं करेगा या स्प्रेड नहीं करेगा. ओके. सो थर्मल डिफ्यूजिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, एंड दिस वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो मेंशन्ड एज थर्मल कैपेसिटी इन सम ऑफ द बुक्स. So it is the ratio of thermal conductivity to the volumetric heat capacity or thermal capacity. So it is equal to K by rho Cp. In the last slide we have seen that volumetric heat capacity is nothing but rho Cp. So its formula is alpha is equal to K by rho Cp. Now if you put all the units of K rho Cp, then we will get the unit of alpha as meter square per second. Okay. So अगर हम significance of thermal diffusivity की बात करें तो पहला पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया हूं कि थर्मल डिफ्यूजिविटी उस मटेरियल की अच्छी होगी जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और उस मटेरियल की बुरी होगी जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी. तो हाई वैल्यू ऑफ के इंश्योर्स हाई वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड लो वैल्यू ऑफ रो Cp ऑल्सो इंश्योर्स हाई वैल्यू ऑफ अल्फा. ठीक है. क्योंकि जो मटेरियल की हीट कैपेसिटी कम होगी वो हीट को स्टोर नहीं करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा. उसी तरह जो मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो भी ईजिली हीट को कंडक्ट करेगा, आगे बढ़ा देगा, यानी हीट को डिफ्यूज करेगा. तो ये ऐसे मटेरियल्स की थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा होगी. अब ये जो तीन टर्म्स है इसमें के रो Cp, तो उसको ध्यान रखते हुए हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से मटेरियल की थर्मल डिफ्यूजिविटी कम होगी और कौन से मटेरियल की ज़्यादा होगी. सो मेटल्स हैव हाई थर्मल डिफ्यूजिविटी. तो मेटल की थर्मल डिफ्यूजिविटी हाई होने का रीज़न ये है कि उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. गैसेस की थर्मल डिफ्यूजिविटी भी ज़्यादा होती है. उसका रीज़न ये है कि उनकी डेंसिटी कम रहती है गैसेस. लिक्विड्स की थर्मल डिफ्यूजिविटी कम रहती है. उसका रीज़न ये है कि लिक्विड्स की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है और हीट कैपेसिटी ज़्यादा रहती है. एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव लो वैल्यू ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी ड्यू टू लो थर्मल कंडक्टिविटी. ये जो थर्मल डिफ्यूजिविटी प्रॉपर्टी है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन की सिचुएशन में. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. So like Fourier's law is a fundamental law for conduction heat transfer. Similarly, Newton's law of cooling is a fundamental law of convection heat transfer. So as per the Newton's law of cooling, the rate of heat transfer per unit surface area is directly proportional to temperature difference between surface and fluid. मतलब अगर कोई हॉट प्लेट है जिसके ऊपर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और फ्लूइड और सॉलिड सरफेस के बीच में सर्टेन टेम्परेचर डिफरेंस है, तो उन दोनों के बीच में हीट किस रेट से ट्रांसफर होगी ये बताता है हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दैट हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लूइड. सो मैथमेटिकली Q by A is directly proportional to Ts minus Ta, where Ts is the surface temperature and Ta is the ambient temperature. So ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा हो और सरफेस का, सॉलिड सरफेस का कम है. तो इस केस में instead of Ts minus Ta we can also write Ta minus Ts. Now if I want to remove the sign of constant of proportionality, then I have to introduce one constant, that is H. So equation will become Q is equal to HATS minus TA, where H is the convective heat transfer coefficient and its SI unit is watt per meter square Kelvin और watt per meter square degree Celsius. और क्योंकि यहाँ पे वापस से टेम्परेचर डिफरेंस है, that's why 1 watt per meter square Kelvin would be equal to 1 watt per meter square degree Celsius. Now the last thing is, what is this convective heat transfer coefficient? सो मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया फॉर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड.
सो 1 मीटर स्क्वायर का एक सॉलिड सरफेस एक फ्लूइड के कांटेक्ट में है और फ्लूइड और सॉलिड सरफेस के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जितने अमाउंट में उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा, दैट अमाउंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओके, and the value of H depends on various things like thermodynamic and transport properties like viscosity, density, specific heat, etc. and obviously nature of fluid flow, because convection में fluid flow plays very important role in the transfer of heat and obviously the geometry of the surface and thermal conditions, यानी कि फ्लूइड कहाँ से किस तरीके से फ्लो हो रहा है, लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, इंटरनल फ्लो है, एक्सटर्नल फ्लो है, टेम्परेचर क्या है फ्लूइड का, टेम्परेचर क्या है सरफेस का, इन सारी प्रॉपर्टीज पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू डिपेंड करने वाली है। और जनरली इनका एक रेंज होता है। नेचुरल कन्वेक्शन में इसकी वैल्यू कम होती है, फोर्स कन्वेक्शन में थोड़ी ज़्यादा होती है, अराउंड 25 to 300 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और बॉइलिंग हीट ट्रांसफर में इस वैल्यू में इंक्रीज अप टू 50,000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन ऑल्सो। This thing we will discuss in detail in the 4th module of convection, and we have separate topic of boiling and condensation in module number 6. Okay, so आज के टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद हम यूनिवर्सिटी के इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। Define thermal conductivity and what is the effect of temperature on the thermal conductivity of solid, liquids and gas. So other properties भी thermal conductivity को इफेक्ट करती है, बट टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैस में और नॉन मेटल्स में अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करती है। तो इस वजह से टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपको। सेकेंड थिंग, दे आस्क अबाउट द थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन है अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर में, और थर्मल डिफ्यूजिविटी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमको ये बताती है कि अगर हम कोई भी मटेरियल से हीट पास करें तो ज़्यादा हीट को स्टोर करेगा या ज़्यादा हीट को ट्रांसफर करेगा या कंडक्ट करेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को डिफाइन करना पड़ेगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन कमेंट सेक्शन। इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and for getting more updates about the new videos please subscribe to the channel. Hi, it's me. Thank you.